हेलो एवरीवन, आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसे शॉर्ट में लोग कई बार ELSS भी कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी दिक्कत परेशानी रह जाती है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो प्लीज बार बार वीडियो आपको ना देखनी पड़े, इसलिए जितनी चीजें आप सीखोगे उसे कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा फीचर आपको मिल जाए आपके डीमैट अकाउंट में, जिससे जो कंपनी की आप रेगुलर न्यूज अपडेट्स आप चाहते हो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज की, वो आपको मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सैमको में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं और बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीखते हैं। तो आज हम लोग इन 3 ELSS स्कीम पे हम लोग बात करेंगे। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। और इन पे हम छोटा सा एक कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने का हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन इनका फंड मैनेजर है और उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, रिस्क कितना ले रही है, और उसके बाद मजेदार बात क्या है कि पोर्टफोलियो की कहाँ कहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, टॉप 10 इनकी होल्डिंग्स क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। वॉलेटिलिटी चेक करेंगे कि कितना उतार चढ़ाव है। और मेरा सबसे फेवरेट, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि फंड मैनेजर जितना भी रिस्क उठा रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ये जरूर देखेंगे। और लास्ट में जो ज्यादातर लोग देखते हैं, SIP का रिटर्न, डायरेक्ट में भी देखेंगे और रेगुलर में भी। मतलब कि अगर आप खुद से समझ के सीख करके अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया होता तो आपको कितना प्रॉफिट आता लास्ट 3 साल में या 5 साल में, या अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता तो कितना आता। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करें अच्छे से देखो, और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करके प्लीज उन लोगों को जरूर शेयर करना जो लोग टैक्स सेविंग फंड या म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना समझना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले फंड की ओर। पहला फंड है हमारा मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इनका AUM देखोगे तो इन तीनों ही फंड में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा है 11,500 करोड़ का। और इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, मिस्टर नीलेश राणा जी, जिनको लगभग 12 सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिस्कोमीटर में जाहिर सी बात है, आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा कि ये वेरी हाई ही शो करेगा, क्योंकि ये ज्यादातर पैसा है जो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करती है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहली वीडियो मैंने बना रखी है इस प्लेलिस्ट की, आप वो जाकर देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वो भी देख सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फंड की ओर। दूसरा फंड है IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, जिसका AUM लगभग 1/3 है। आपने पिछला ही फंड देखा 11.5 करोड़ का था, और इसका है सिर्फ 3500 करोड़। इनके फंड में जो कौन है, मिस्टर डेलिन पिंटो, और इनको भी लगभग 12 सालों का एक्सपीरियंस है। अब एक सवाल आता है कि यार ये 1/3 AUM में क्या इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो यार, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है। बस एक चीज का हमें जानना होता है कि बस ये इसका जो फंड है भी छोटा है, उसके पिछले जो मेरा एसेट देखा था 4.5 करोड़ का है, तो जाहिर सी बात है इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है वो। तो ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखो, पहला कुछ रीजन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पहला रीजन ये हो सकता है कि ये बहुत सालों से चल रहा है। मान लो कि उसको फंड को चलते हुए 15 साल हो गए हैं और इसको फंड को चलते हुए सिर्फ 7 साल हो गए हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है कि उनकी जो मार्केटिंग है वो ज्यादा अच्छे लोगों तक बहुत जल्दी रीच कर पा रहे हैं वो लोग, और ये जो फंड है ये ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज, ऐसे छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि रिटर्न, कि कौन कितना जनरेट कर रहा है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं वही अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लोग ज्यादा, उनके साथ ज्यादा जाएंगे और इन पर कम जाएंगे। पर अगेन मैं कह रहा हूं कि इसको सबसे लास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी ये फंड को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको ये जरूर देखना है कि कितने समय से हो रखा है ये। तो ये आपका होमवर्क है, आप जाके खुद देख लेना, और चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। मैंने बस एक चीज चेक की थी कि तीनों ही फंड को 5 साल से ज्यादा का समय हो रखा है। बाकी इंडिविजुअल आपको अगर तीनों का देखना है तो आप जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हो, और कमेंट में बता देना। अगर आपको डाउट आएगा तो मैं वहां पे लिख भी दूंगा कि को कितना टाइम हो रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे फंड की ओर। और ये तीसरा जो है हमारे पास कैनेडा का था, ये भी लगभग 3,000 का करोड़ का ही AUM है इसका भी। और इनको यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर्स हैं। पहले कौन है, मिस्टर विशाल मिश्रा जी, जिन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस है, और दूसरे हैं मिस्टर श्री दत्ता जी, जिनको 14 सालों का एक्सपीरियंस है। तो अभी प्रीवियसली जो 2 फंड आपने देखे उनको सिंगल सिंगल फंड मैनेजर थे, पर यहाँ पे 2 हैं, दोनों मिल करके संभालते हैं इस फंड को।
कई ऐसे भी फंड है जो मेरी आने वाली वीडियो में आपको देखोगे जिसमें एक ही फंड को 4-4 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे तो आप सोचोगे क्या वो अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं? तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। आने वाली वीडियोस में एक फ्लेक्सी कैप के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, आप उसमें जरूर देखोगे आप, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एयूएम हमने देख लिया है, फंड मैनेजर हमने देख लिया है, उनका एक्सपीरियंस हमने देख लिया और रिस्कोमीटर हमने देख लिया है। अभी देखते हैं कि जो फंड मैनेजर जितना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो किस हद तक आगे रिटर्न जनरेट करेंगे। बट उससे भी पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हर बार बोलता हूँ कि स्कीम ऑब्जेक्टिव को देखना है। और ये क्यों देखना है इसका रीजन मैं इस वीडियो में भी बताता हूँ आपको। देखो, जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। चाहे वो मैरिज हो सकता है, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, चाहे वो खुद की एजुकेशन के लिए हो सकता है, या रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, या बस आप सेविंग करके धीरे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो मेरा कहना है कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते वक्त आपका जो गोल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको स्कीम के ऑब्जेक्टिव से जरूर मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका भी ऑब्जेक्टिव स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव अगर मैच हो गया, सेम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके गोल के पूरे होने के चांसेस, आपके ऑब्जेक्टिव के पूरे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल, इस चीज को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ईएलएसएस जो तीनों ही स्कीम हमने डिस्कस की है अभी, इनका आप देखोगे तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव है कि लंबे समय में कैपिटल को एप्रिशिएट करना। लंबे समय में कैपिटल को एप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ कैपिटल दे रहे हो, तो लंबे समय में उसमें आपको एक ग्रोथ अच्छी ला के देना, एक कहीं ना कहीं आपको एक वेल्थ क्रिएट करके देना। और इसी के लिए ये लोग इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत ज्यादा पैसा भी ये लोग डालते हैं, वो आप इनका देखोगे ही अभी। इसके साथ साथ एक सबसे अच्छा इसमें आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बस इसकी एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यही कि क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो आपको एक छोटा सा चीज ध्यान रखना होगा कि ये इसका लॉक इन पीरियड होगा 3 इयर्स का। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसको लो कभी भी निकाल दो, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो एटीसी का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपको 3 ईयर का आपको लॉक इन पीरियड में रहना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आप ईएलएसएस स्कीम में आप पैसा डालते हो और यहाँ पे इसका टैक्स बेनिफिट ले रहे हो तो तभी मिलेगा। जाहिर सी बात है, हम 3 साल तक इसमें रहते हैं, तो इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम हर फंड में एनालिसिस करते हैं वो क्या है, हमारा हमारा वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो मेरा फेवरेट है, ये आप सुन चुके होंगे कई वीडियोस में। चलो तो हम इनके बारे में बात करते हैं। वॉलेटिलिटी से आपको साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्या चीज है, हमारा उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, ये तो सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, वो दोनों है वॉलेटिलिटी की, मतलब जितना कम होगा उतना ही ज्यादा बेटर है। और शार्पे रेशियो क्या है हमारा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अभी अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा से बता देता हूं, ये क्या होता है कि जैसे फंड मैनेजर कभी ना कभी जो रिस्क लेता है, तो अगर कोई कम रिस्क ले रहा है और उसके बाद से अगर कम रिटर्न जनरेट करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा चलो ठीक है, मैनेज समझा जा सकता है। पर अगर कोई रिस्क ज्यादा ले रहा है और उसके बाद भी कम जनरेट कर रहा है रिटर्न, तो ये तो कहीं तुक नहीं बना। मतलब अगर कोई रिस्क ज्यादा ले रहा है तो उसको रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि शार्पे रेशियो जितना बेटर होगा वो उतना अच्छा ही है, क्योंकि जितना रिस्क ले रहा है उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ये शो कर रहा होता है, एडजस्टेड रिटर्न, कि भाई अगर रिस्क नहीं लेता तो कितना आता और रिस्क लेने के बाद रिटर्न कितना आया है। तो उसी का ये रेशियो जो है वो यहाँ पे आपको शो किया जाता है। तो आप इसको समझो कि ये शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना बेटर होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा उतना बेटर होगा। तो आप इन तीनों में ही अगर आप देखोगे तो आप बताओ किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो आप ये देखो कि वॉलेटिलिटी अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो सबसे कम जो वॉलेटाइल है वो है ये कैनरा का, राइट। और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, अब देखोगे तो ये दोनों लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों में है, ये ज्यादा वॉलेटाइल है, इसमें ये ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो कि अगर इन तीनों में देखूं तो सबसे कम वॉलेटाइल है कैनरा। और अगर हम देखेंगे शार्पे रेशियो किसका बेटर है, कि जितना रिस्क ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कौन बेटर रिटर्न दे रहा है। तो अगर फिगर में देखा जाए तो मेरा को ज्यादा आप फेवर कर सकते हो क्योंकि 0.66 है। पर देखा जाए तो ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है, आसपास ही है। एक चीज बस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो तीनों रिटर्न इक्वली जनरेट कर रहे हैं, मान लो कि अगर तीनों ही आपको 14% का एनुअली वो आपको रिटर्न दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझना बस इसको, तीनों ही, तो उस कंडीशन में हमें किस फंड के साथ जाना चाहिए अगर तीनों ही इक्वल दे रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये देख चुके हो कि कौन रिस्क जितना ले रहा है उसका बेटर कौन रिटर्न दे रहा है, तो देखना चाहिए अगर शार्पर रेशियो ज्यादा है तो मैं इसके साथ जाऊंगा। दूसरे रीजन आप क्या देख सकते हो कि भाई मैं तो उसके साथ जाऊंगा जिसकी वॉलिटिलिटी कम है, तो ये आपका परसेप्शन है। मैं आपको हर बार ये बताता हूँ, ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि चलो हम अभी तक लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न देख कर खरीद लेते हैं। चलो रिटर्न तो देखना चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है, पर उसके साथ साथ अगर आप ये भी देख लोगे वॉलिटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अगर आप देख लोगे, तो कहीं ना कहीं और बेटर डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प मिलेगा, जिससे कि आप कम से कम रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो अब इतनी रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि कितना रिटर्न इन्होंने जनरेट कर रहे हैं और क्या इनका पोर्टफोलियो है, ये भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो ये हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए, आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये डायरेक्ट चूज कर रखा है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमने खुद से ये फंड लिया है, मतलब किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से नहीं लिया है। अगर उसके लेते तो हम क्या देखते हैं, हम लोग रेगुलर का देखते हैं। तो एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट में कितना प्रॉफिट बनता है, क्या इनका पोर्टफोलियो होता है। एक बार नीचे चलते हैं हम लोग, है ना, पहले पोर्टफोलियो ही देख लेते हैं। तो आप ये नोटिस करोगे, कुछ काम आप खुद से कर लेना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे इक्विटी आप देखोगे 99% जो इक्विटी में इन्वेस्ट करा हुआ है, और इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखो पोर्टफोलियो में, आप देखोगे कितना है ये। एचडीएफसी बैंक है, इंफोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, भारती एयरटेल, एलएनटी, सन फार्मा, तो ये इनके टॉप 10 होल्डिंग्स है। और आप चाहते हो कि पूरी कंप्लीट होल्डिंग्स पता चल जाए, तो आपको ये नीचे दिख रहा होगा डिटेल्ड ये पोर्टफोलियो एनालिसिस, इस पे आपको क्लिक करना है, आपको सारा पता चल जाएगा इनका पैसा कहाँ कहाँ लगा है। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो यार, आपको अगर इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना है पैसा, बट आपके पास पैसे कम है ना, और आप सब पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप इस फंड के थ्रू इन सब पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से अगर आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो यहाँ पे आप नीचे जाकर देख सकते हो 95% इन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है, सारे लिस्ट है कि किन किन में इनकी टॉप होल्डिंग्स है। ऐसे ही आप देखोगे कैनरा का, तो यहाँ भी आप सेम, मतलब ये आपको समझ में आ गया हो कहाँ से देखना, आपको आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट जाकर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो, पर यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग वहां जाके कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से आराम से मनी कंट्रोल से सिंपल आपको दिख जाएगा सारा। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न में हम लोग को ऊपर जाना है, और आपको ध्यान रखना है एक चीज, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप वन टाइम के रिटर्न्स को कैलकुलेट करोगे। पर अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहते हो, तो आप एसआईपी रिटर्न को आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको वही देखना चाहिए। 90% लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो देखते हैं वन टाइम कि हाँ इतना इतना रिटर्न दे रहा है, और करते हैं एसआईपी, तो ये तो कहीं से भी सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जाना है एसआईपी पे। एसआईपी में हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम 3 साल का एक बार डेटा देख लेते हैं, कितना रिटर्न जनरेट किया है। और हम मान के क्या चलेंगे कि हमने पर मंथ 1,000 की इन्वेस्टमेंट की हो, तो अगर 1,000 रुपए हम एक मंथ में इन्वेस्ट करते 3 सालों तक, है ना, 12 महीने, तो ये हमारे 36,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती, जो कि यहाँ पे लिखी हुई आप देखो। तो हमारा रिटर्न कितना आता, 36,000 के बदले आपको मिलता, देखो 47,893, ये था 3 ईयर्स के अंडर में। ठीक है, और यही अगर हम 5 साल के अंदर में हम लोग करते, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 5 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी हो जाती है, 1,000 करके 60,000, और हमारा यहाँ पे आ जाता कितना लिखा हुआ था, यह था 91,000 रुपीज। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कितना। अभी मैं आपको शीट में दिखा दूंगा, मैंने तीनों का एक जगह भी लिख दिया है, ताकि आपको ये पता कंपेरिजन कर सको कि किसमें आपको कम मिला या किसमें आपको ज्यादा मिला। तो ये हम IDFC पे आ जाते हैं। इनका 3 साल में आप नोटिस करोगे तो ये है वही 36,000 की इन्वेस्टमेंट 51,000, और वही 5 साल में अगर हम इनका रिटर्न हम लोग कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा 92,000। ऐसे ही आपको कैनरा का भी सेम ये काम करना है। इतना काम आप लोग कर लोगे, अगर आप लोग इतना काम कर लोगे, तो मैं आपको जाकर के अभी मैं डिफरेंसेस इनके दिखाऊंगा कि भाई किसमें आपको कम प्रॉफिट है या किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। पर स्लाइड पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी आपको मैं इतनी देर से बोल रहा था कि अगर आपने खुद से ये इन्वेस्टमेंट किया होता बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, तो आपका इतना रिटर्न आता। पर अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले ली होती तो कितना आता, तो ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर स्लाइड पे चलेंगे। ये देखो, इसके लिए मैंने पहले से ये ओपन करा हुआ है, या आप देखोगे तो रेगुलर का यहाँ पे ओपन करा हुआ है, और 5 साल का रिटर्न है ये। एक बार हम लोग कर लेते हैं इस चीज पे। अभी देखो 5 ईयर का रिटर्न जो है मेरा एसेट में कितना आता, 88,000। यहाँ आप देख रहे हो आप 88,302 रुपीज का रिटर्न आता आपको मेरे एसेट में आपको। ठीक है, ये टैक्स सेवर फंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लिया होता और खुद से करा होता तो कितने का प्रॉफिट था,
91,900। तो लगभग कितने का डिफरेंस हो गया? लगभग आप देखोगे तो 3,500 का डिफरेंस आ गया 5 साल के अंदर में। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट का देखो, बिना मतलब खुद से अगर करने पे 92,000 था, और यही अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता तो कितना आता आपका? ये देखो 89,000। तो 89,000 और ये 92,000, तो लगभग यहाँ भी देखो 3-3,500 का फर्क है। इसमें भी लगभग अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है, कैनेडा में भी आप देखोगे तो ऐसा ही है। तो ये बस बताने का मेरा मकसद क्या था कि देखो एक चीज को समझना है आपको कि आपको ना एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। ठीक है, अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब वो चाहे आप खुद से सीख कर लो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 3-3,500 ही बच जाएंगे। पर अगर आपको खुद से सर्च करने में या कुछ भी सिलेक्ट करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, या कोई भी चीज की समझ नहीं हो पा रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्रोफेशनल्स की मदद लो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद लो। यार उनको 5 साल में कितना गया? 3,500 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 5 साल में देखा 700 रुपए पर ईयर का। तो पर उसके बदले आपको एक अच्छा फंड भी तो ढूंढ कर देगा वो। तो इन शॉर्ट आपको एक चीज सिंपल ध्यान में रखनी है, मैंने दिखाने का बस ये मकसद था कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के भी हेल्प से लोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा आपका लॉस नहीं हो जाता है जैसा लोग समझते हैं। आपको बस क्या करना है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड लेना है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो ये बेस्ट है, वो ये पैसा भी आपका बच जाएगा। तो आप कोशिश यही करो कि खुद से कर लो, पर अगर आपको डाउट आता है तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हो। तो हमने एक काम करा है तीनों का, अगर आपने खुद से लिया होता तो हम एक बार यहाँ पे भी आ जाते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि कितना रिटर्न का हम लोग कंपेरिजन करते हैं। 3 साल में हमने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, है ना, एक 1,000 रुपए के अगर पर मंथ का करते तो, और 5 साल में वही हमारी इन्वेस्टमेंट जाती 60,000। तो आप देखो किसमें कितना रिटर्न आया। तो अभी देखोगे 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा आईडीएफसी फर्स्ट आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज का है, जो कि आप सबसे ज्यादा देख रहे हो, पर 5 साल में आते आते लगभग लगभग तीनों का बराबर ही हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक सीधी सी बात हमेशा याद रखना, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताई भी थी। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि तीनों लगभग सेम रिटर्न डिलीवर कर रहे हो, अप्रोक्स सेम रिटर्न डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि फिर तो किसी में भी ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो समझो इस चीज को कि लोगों को लगता है कि जैसा अभी लास्ट 5 सालों में रिटर्न आया है तो हो सकता है कि आगे भी 5 सालों में ऐसा ही रिटर्न आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, रिटर्न तो देखना चाहिए, पर अगर आप 2-3 फंड आप सेलेक्ट कर लेते हो कि हाँ इसमें सेम रिटर्न लगभग आ रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है, तो आपको जा करके आपको उनके जो प्रीवियस ये हैं वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टमेंट, इन दोनों को फोकस में लाना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कौन कम से कम वॉलेटाइल रहे और शार्पर रेशियो ज्यादा से ज्यादा रहे। और देखो रिटर्न तो उन दोनों का सेम था, तो आपको यहाँ पे आके करना है। अगर आप चाहते हो वॉलेटिलिटी कम से कम तो आप कैनरा के साथ चले जाओ। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को शार्पर रेशियो बेटर चाहिए, कि जितना रिस्क ले रहा हो और तो उसके रिस्पेक्ट में अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो आप मिराई के साथ जा सकते हो, या फिर आप आईडीएफसी फर्स्ट के साथ जा सकते हो। ये आपकी टोटली मर्जी है, आपका परसेप्शन है, कुछ भी गलत नहीं। क्योंकि अब आप ना इंफॉर्मेशन लेने के बाद म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, आंख बंद करके सिर्फ रिटर्न देख के सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मेरा इन सब वीडियो को बताने का मकसद बस यही होता है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, ना कि सिर्फ कुछ साल के रिटर्न देखकर, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा लास्ट कुछ सालों में किया वो आगे भी करे। तो बाकी सारी चीजें भी देखो ताकि आपको एक अच्छा बेटर रिटर्न मिले, कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा ज्यादा रिटर्न आपको मिले। तो इन वीडियो को बनाने का बस मेरा यही मकसद होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना, लोगों को शेयर करना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में तो नीचे इस दिए गए आपको फोन नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आप लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।